पाकिस्तान में ना आपका जो सब्ज़ी वाला है ना वो भी एक इकोनॉमिस्ट है। अगर आप उससे पूछोगे ना ये आपने टमाटर और आलू की प्राइसेस ज़्यादा क्यों की हैं, तो आपको एक ही चीज़ बोलेगा कि भाई डॉलर बढ़ गया। और ये चीज़ हमने इतनी दफ़ा सुनी है कि सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जब भी डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो जाएगी। लेकिन हमने कभी भी ये सवाल नहीं किया ये आखिर में होता क्यों है, क्यों किसी दूसरे मुल्क की करेंसी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों पर इम्पैक्ट कर रही है। ये जो रुपये डिप्रिसिएशन की बात होती है इसका एक्चुअल मतलब क्या है, पाकिस्तान को डॉलर्स की लत क्यों लगी हुई है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड जा रहा है हमारा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्लेस होती हैं। ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनके जो आंसर्स हैं वो भी बड़े सिंपल हैं, लेकिन हमें ना तो किसी ने ये सिंपल आंसर दिए हैं और ना हमने खुद कभी ढूंढने की कोशिश की है। आज मैं इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करूँगा और इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान को डॉलर्स की एडिक्शन क्यों है, हमारा पैसे की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, उसको कौन सेट करता है, और ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस का जो डाउन ट्रेंड जा रहा है उसमें कहाँ पे आती हैं, ताकि हम पूरे अपनी इकोनॉमिक जो सर्कल है ना उसको समझ सकें। और इस वीडियो के एंड में आई शेयर समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि जो चीज़ हमारी कंट्री की बैकबोन को तोड़ है, यानी पाकिस्तान का रुपया जब डिप्रिशिएट होता है उसको यूज़ करके आप पैसा बना सकते हैं इफ़ यू नो वे टू लुक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए क्यों। इमेजिन करें पाकिस्तान एक घर है और एक घर को चलाने के लिए आपको इनकम चाहिए। जैसी वो इनकम आपके पास आएगी आप उस इनकम से एक्सपेंसेस करेंगे यानी अखराजात करेंगे। अब जनरल रूल ऑफ थंब क्या है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम से कम होने चाहिए ताकि आपका जो घर है बड़ा खुशहाल रहे और आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो तब मसले मसाइल पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो जो डेफिसिट आ गया, वो जो डिफरेंस आ गया, उसको पूरा करने के लिए आप अपने एसेट्स को बेचोगे। अब जब आपके पास कोई एसेट भी नहीं बचा तो आप उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए लोन्स लोगे ताकि आप उस डेफिसिट को पूरा कर सको। अगर हम बिगर स्कोप में देखें, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो पाकिस्तान के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल में डिस्कस किया है। अब हमें पता है डॉलर रिजर्व करेंसी है, जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उसके अंदर डॉलर्स पड़े होते हैं। अब हम दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रेड के, उनसे कोई चीज़ें लेते हैं, उनको कोई चीज़ बेचते हैं, वो हम इंटरेक्शन करते हैं डॉलर की बेस के ऊपर जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स के अंदर पड़े हुए हैं। जब भी हम किसी कंट्री से कोई चीज़ ले रहे होते हैं यानी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, जैसे हमारी कंट्री को ऑयल चाहिए, मशीनरी चाहिए, एडिबल ऑयल चाहिए, मेडिसिन चाहिए, सब चीज़ें जब हम किसी कंट्री से ले रहे हैं तो हमारी स्टेट बैंक के रिजर्व में से डॉलर निकलेगा, उस कंट्री के पास चला जाएगा, तो हमारे जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर वो ज़्यादा हो जाएगा। अब जब इनकम की बारी आएगी तो जो चीज़ें हम इधर बना रहे हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, जैसे टेक्सटाइल हो गया, IT सर्विसेज प्रोड्यूस, तो हमारी कंट्री से वो प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज बाहर जाती हैं और बाहर से डॉलर्स का इनफ्लो आता है जो कि हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स में जाता है। अब जब ये इनफ्लो आउटफ्लो को आप समझ लेंगे कि अगर आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वो इनफ्लो कम आ रहा है यानी जो हम अर्निंग्स कर रहे हैं वो कम है, तो हमारा एक ट्रेड डेफिसिट आएगा जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब पाकिस्तान एक इंपोर्ट लेड कंट्री है, यानी हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से हमारा मुल्क नहीं चल सकता। यानी अगर हमें ऑयल नहीं मिलेगा तो हमारी पूरी जो इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ वो बंद हो सकती है, बिकॉज ऑयल हम यहाँ पे नहीं बना रहे, हमें ऑयल बाहर से लेना है। तो अगर हम ऑयल बाहर से लेंगे तो हमें अपने रिजर्व में से डॉलर्स निकाल के उस कंट्री को देना है ताकि हम ऑयल ले सकें। अब हमारी रिजर्व्स के अंदर अगर डॉलर्स कम हो गए हैं तो हम उस कंट्री को पे नहीं कर सकेंगे, और जब हम पे नहीं कर सकेंगे तो हमारे मसले आएंगे। तो हमें हमेशा हमारे रिजर्व्स के अंदर डॉलर चाहिए होते हैं। जो डेफिसिट पैदा होता है ना, जबकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम है, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप लोन्स लेते हैं। हम IMF के पास जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के पास जाते हैं, रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ताकि हमारी कंट्री में जो डॉलर का इनफ्लो है वो ज़्यादा हो। जब इनफ्लो ज़्यादा होता है तो हमारे रिजर्व्स के अंदर इतने पैसे, इतने डॉलर्स पड़े होते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज़ को वो पैसे दे के अपनी जो ऑयल है, मशीनरी, इन जो सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी कंट्री चल सकती है, हम वो ले सकें। तो हमारी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर रहेगी। बेशक हमारी इकॉनमी अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, इट डजंट मैटर। आपने अक्सर खबरों में देखा होगा कि जब भी स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स होते हैं डॉलर के, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होती है, डॉलर भी कंट्रोल होता है और एक बड़ी खुशहाल किस्म की जो पूरी इकॉनमी चल रही होती है। लेकिन जैसे ये रिजर्व्स कम होते हैं, जब गवर्नमेंट्स डॉलर को फिक्स कर देती हैं, जैसे हमने 2017-2018 में देखा, या फिर जब सब्सिडी देती हैं ऑयल के ऊपर जैसे इमरान खान के दौर में थी, तो जो रिजर्व्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं आपके रिजर्व बैंक्स के, क्योंकि आपने ऑयल तो फिर भी लेना, तो रिजर्व में से ऑयल निकल रहे हैं और गवर्नमेंट जो सारा एक्सपेंस है सब्सिडी में या जो फिक्स डॉलर का रेट हुआ है वो सारा अपने रिजर्व में से दे रहा है। तो वो एक टाइम तक तो कंट्रोल होगा, लेकिन एक दम तक फटेगा और वो अगर हमारा पैसा डिप्रिशिएट होता है, जिसको मैं आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट इज कि जब तक आपके रिजर्व्स के अंदर डॉलर्स पड़े हुए हैं आपकी कंट्री सही चलती रहेगी, लेकिन आपको डॉलर की जरूरत हमेशा रहेगी। अब समझते हैं एक्सचेंज रेट। अब हमारी कंट्री के अंदर एक्सचेंज रेट की हिस्ट्री है, और लकीली मैं एक स्टडी पढ़ा था फ्रॉम IBA जिन्होंने ये पूरी जो हिस्ट्री है ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ था, और मेरे लिए पूरी रिसर्च काफ़ी
आसान हो गई थी। और इस स्टडी के अंदर, इस रिसर्च पेपर के अंदर उन्होंने ये बताया था कि हमारे जो रिजीम्स थे, डिफरेंट टाइम्स थे, उसके अंदर जो हमारे एक्सचेंज रेट है वो डिफरेंट नहीं है। जो हमारा पहला टाइम था आज़ादी के बाद वाला, उसमें हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट था और उस टाइम हम डॉलर के साथ नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड के साथ पैक्ड थे। 1945 में जब इंग्लैंड ने अपना पाउंड को डीवैल्यू किया तो इंडिया ने उस चीज़ को फॉलो किया और सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान भी फॉलो करेगा, लेकिन पाकिस्तान उस कंडीशन में था आज़ादी के बाद जहाँ पे उनके पास एक्सपोर्ट के लिए कुछ था नहीं, उनको इंपोर्ट चाहिए थी अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए और वो सारी ग्रोथ के लिए उनको चीप इंपोर्ट चाहिए थी, तो उन्होंने अपनी करेंसी को डीवैल्यू नहीं किया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कुछ लोग बात करते हैं कि यार करेंसी डीवैल्यू हो रही है, कुछ लोग बात करते हैं यार करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। इन दोनों में फ़र्क है। जब भी कोई कंट्री फिक्स एक्सचेंज रेट के ऊपर चल रही होती है तो वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है, यानी वो ये देखती है कि उसको एक्सपोर्ट चाहिए या इंपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर डिसाइड करती है कि मुझे अब अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना है। यानी स्टेट बैंक डिसाइड करता है कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ 30,000 रुपये दे के डॉलर टर्म्स में ले रहे थे तो अब आपको 30,000 से वो चीज़ ज़्यादा महंगी पड़ेगी क्योंकि आपका जो पैसा वो डीवैल्यू हो चुका है। तो कंट्रीज़ क्या करती हैं, कभी कभी उनके मुफाद में होता है कि उसको डीवैल्यू ना करें, और पाकिस्तान ने उस टाइम एक्सेस किया कि हमें डीवैल्यू नहीं करना चाहिए ताकि क्योंकि हमें इंपोर्ट्स चाहिए, और उस टाइम उन्होंने डीवैल्यू नहीं किया। लेकिन ये चीज़ अब कभी भी रोक नहीं सकते। और जब मिड 1950s के अंदर जब वो कोरियन वॉर का जो बूम था वो कम होना स्टार्ट हुआ, तब तमाम कंट्रीज़, तमाम करेंसीज डीवैल्यू हो रही थी, सब हर जगह मसले मसाइल थे इकॉनमीज़ के अंदर, तो पाकिस्तान को अपनी डीवैल्यू करना पड़ा। तो डीवैल्यू होता है जब स्टेट बैंक खुद करता है, एज कंपेयर टू जो आजकल हम वर्ड सुने हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन तब होती है जब आपका एक्सचेंज रेट वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो मार्केट के लिहाज से सेट होता है कि डॉलर की प्राइस क्या होगी, सप्लाई डॉलर की क्या डिमांड कितनी है, उस लिहाज से सेट हो रहा होता है, जिसको मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारा जो डॉलर रेट था वो वेरिएबल होना स्टार्ट हुआ, जहां पे मार्केट डिसाइड करती थी कि डॉलर की वैल्यू क्या होगी, लेकिन स्टेट बैंक के पास फिर भी कैपेबिलिटी थी, वो आके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता था। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट तब हुई जब 1998 के अंदर पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए इन रिस्पॉन्स टू इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट। उस दौर में पाकिस्तान के काफ़ी मसले मसाइल स्टार्ट हो गए। जैसे ही हमने वो टेस्ट किए, हम पे सेक्शंस लगी। जब सेक्शंस लगी तो जितनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर से डॉलर की आ रही थी, जो इनफ्लो था वो बंद हो गया। जब इनफ्लो बंद हो गया, जो हमारे रिजर्व्स में पैसे पड़े हुए थे, जो डॉलर्स पड़े हुए थे, हमने वही चीज़ें लेनी थी। और जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसको ऑयल चाहिए, ऑयल के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारी जो इम्पोर्ट्स थी वो वहीं पर थी, लेकिन जो हमारी इनकम जो डॉलर्स की आ रही थी वो कम हो चुकी थी क्योंकि हम सेक्शंस लग चुके थे। और इसी दौरान जो बैंक्स में जो डॉलर के अकाउंट थे, गवर्नमेंट ने वो भी सीज कर दिया कि आप अपने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट को डॉलर्स चाहिए थे। तो काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ। ये सारे पैनिक की वजह से जो आपका पैसा रुपया था वो काफ़ी डिप्रिशिएट हुआ, जीडीपी ग्रोथ रुक गई, और जिसको आप डिटेल में जाके इस पेपर के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद जब मुशर्रफ का दौर आया तो मुशर्रफ के दौर से पहले हम अफगानिस्तान के लाए थे, लेकिन मुशर्रफ ने आके पॉलिसीज ऐसी बनाई जिसने 9/11 के बाद यूएसए का लाई बन गया और हम वॉर ऑन टेरर में यूएसए का साथ दिया। जैसे ही हमने वॉर ऑन टेरर में यूएसए का साथ दिया तो जो इनफ्लोज थे डॉलर्स के वो आना स्टार्ट हो गए, पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया, रेमिटेंसेज आना स्टार्ट होगी, इन्वेस्टमेंट्स आना स्टार्ट होगी, और पाकिस्तान की जो एक्सचेंज रेट था, जो डॉलर का रेट था, वो काफ़ी हद तक एक तरह मैनेज हो गया। तो ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि जैसे ही आपके पास इनफ्लोज ठीक होंगे, आउटफ्लोज ठीक होंगे और दोनों के आपस में स्टेबिलिटी रहेगी, एक तरह के होंगे, तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन, डॉलर का रेट, सब कुछ ठीक मैनेज रहेगा। लेकिन जैसे ये जो इनका आपस में जो इक्विलिब्रियम है, अगर ये थोड़ा सा भी ख़राब होगा, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा, तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन सबसे पहले बढ़ेगी। उसके बाद सारे मसले मसाइल विल फॉलो, बिकॉज वन वे अंदर हमें डॉलर चाहिए। जब डॉलर नहीं होगा तो हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यू होगी। जब वो डीवैल्यू होगी तो जो चीज़ें हमें पहले 200 रुपये में मिली थी, हमें वही चीज़ लेने के लिए अब 300 देना पड़ा है, क्योंकि हमारा जो डॉलर है वो वहीं पे खड़ा है, लेकिन जो हमारा पैसा ना वो डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो गया। जब वो डिप्रिशिएट हो गया तो हमें सेम अमाउंट ऑफ डॉलर चीज़ लेने के लिए ज़्यादा रुपये देना पड़ा है। तो आज का जो डॉलर का रेट है वो एक्सीडेंट है। ये डेकेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो हमने किए, फिक्स रेट से लेके जो वेरिएबल एक्सचेंज रेट था, और जियो पोलिटिकल जो मसले मसाइल हुए, 1998 की सेक्शंस थी, उसके बाद पोस्ट 9/11 हमारे हालात अच्छे हो गए, एंड ऑल दैट गुड स्टफ। ये हर चीज़ ने हमें एक स्कार छोड़ के गए हैं, और उस चीज़ का रिजल्ट है जो आज हम डॉलर का रेट देखते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि हमारा इनकम और एक्सपेंसेस हमने मैनेज करनी होती है, कि हमने इनकम को ज़्यादा करना है और कोशिश करना है कि हमारे एक्सपेंसेस कम रहें। अब जो हमारी इनकम होती है वो ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम कितनी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम जिन मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। यानी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेम चीज़ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा, सेम चीज़ बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा होगा, तो आप कहाँ पर लाए करते हैं। और ये सिर्फ डॉलर रेट नहीं बता सकता। यहाँ पे एक और चीज़ है जो इकोनॉमिस्ट देखते हैं, विच इज़ कॉल्ड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, विच इज़ कॉल्ड रियर, जो कि बेसिकली ये बताता है कि जो आपका एक्सचेंज रेट है जो भी है वो कितना कंपेटिटिव है
एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड योर कॉम्पिटिशन। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरी कंट्री से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ आप डॉलर रेट के ऊपर कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि आपको इन्फ्लेशन भी देखनी चाहिए कि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है। तो ये जो रियर है, ये जो इंडेक्स है, ये आपको क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपकी जो कंट्री के जो डॉलर रेट जो भी चल रहा है वो कितना कंपेटिटिव है इन द मार्केट। के कब भी कोई बाहर का बंदा आपसे कोई चीज़ लेने आएगा तो वो आपको चूज़ क्यों करे एज कंपेयर टू बांग्लादेश, इंडिया या बाकी कंट्रीज, बिकॉज उसने तो आके देखना कि कितनी चीज़ सस्ती पड़ रही है। तो जो रियर होता है वो एक्चुअल में इमेज है, रिफ्लेक्शन है आपका जो डॉलर रेट जो भी जा रहा है वो ठीक है या नहीं। अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ पे प्राइस मिल जाती है कि रियर इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है। अगर 100 पे है तो मतलब कि आपकी जो डॉलर रेट एक्सचेंज रेट है विच इज़ फेयरली वैल्यूड, लेकिन अगर 100 से ऊपर है विच इज़ ओवरली वैल्यूड। जब भी 100 से ऊपर होगा तो आपका जो इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी। जब आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी होती हैं, जब आपकी इनकम ही नहीं है और जब आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, कैड है, वो बढ़ जाता है और काफ़ी मसले मसाइल आते हैं और फ़ौरन जाके आपकी जो करेंसी वो डिप्रिशिएट होती है। फॉर एग्जांपल जब 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने आके जो एक्सचेंज रेट था उसको फिक्स कर दिया था तो वो काफ़ी अरसे तक फिक्स रहा और जो हमारा जो रियर था उसकी वैल्यू 120 तक चली गई थी। अब वो क्लियर इंडिकेशन था कि ये ओवरली वैल्यूड है, इसको करेक्शन ज़रूरत है क्योंकि मार्केट ने इसको करेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट्स काफ़ी सस्ती हो चुकी थी, हर कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा था और एक्सपोर्ट्स नहीं ज़्यादा थी नहीं। अब मार्केट में करेक्शन ज़रूरी थी, जब वो करेक्ट हुई तो हमारी जो रुपी था वो 30 से 35% डिप्रीशिएट हुआ विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। तो रियर एक्चुअल में आपको दिखाता है कि आपकी जो कंट्री है वो कितनी इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिशन। बिकॉज अगर आपका एक्सचेंज रेट 200 या 250 रुपीज़ पर डॉलर के अगेंस्ट पैक्ड है, मतलब फिक्स है, लेकिन एज ऑन दी अदर हैंड आपकी इन्फ्लेशन 20% है एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिंग पार्टनर जिसकी इन्फ्लेशन 5% है, तो स्टिल दैट कंट्री विल 15% चीपर दैन यू। तो जो बंदा बाहर से आके आपकी चीज़ लेना चाहेगा तो प्रेफर करेगा कि वो उस कंट्री की चीज़ ले जिसकी इन्फ्लेशन कम है। तो जो आपका रियर है वो आपकी प्राइसेस एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिंग पार्टनर्स उनसे एंड इन्फ्लेशन से मिल के बनता है, ताकि एक एक्चुअल में वर्थ पता लगे कि आपकी करेंसी की क्या है। तो जिन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे एक्सचेंज रेट आपको कंप्लीट स्टोरी नहीं बताता, आपको रियर देखना पड़ता है कि आपकी जो करेंसी है वो कितनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। जो कंट्रीज़ की जो रियर है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड होता है फॉर सम टाइम, तो वो क्लियर इंडिकेशन होता है और हिस्ट्री हमें बार बार बताया कि जब जब ये ओवर होता है तो एक बड़ी क्रूशल और बड़ी बुरी किस्म की डिवैल्यूएशन होती है करेंसी की, जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो ये जो नंबर है ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए नहीं बल्कि आप और मेरे लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि हम जो ग्रॉसरी लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, उन सब चीज़ का डिपेंड होगा इस पे, क्योंकि अगर ये बहुत ऊपर चला गया और हमें पता लग रहा है कि करेंसी डीवैल्यू होने वाली है, तो जो हम आज 250 या 300 रुपये का पेट्रोल पर लीटर ले रहे हैं तो कल को हो सकता है वो 400 रुपये तक चला जाए, जस्ट बिकॉज कि आवर करेंसी वॉज टू मच ओवर वैल्यूड। और जब वो करेक्शन आएगी, जब 100 के पास आएगी तो हमारी करेंसी अच्छी खासी डीवैल्यू होगी। और हिस्ट्री ने हमें बार बार दिखाया कि जब हमारी जो रियर है वो इतना ऊपर गया तो एक बड़ी शार्प किस्म की डिवैल्यूएशन हुई है। अब आपको थोड़ी सी समझ आई होगी हमें डॉलर्स क्यों चाहिए, हमारे रुपये का मसला मसाइल क्यों होता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स हैं वो हमेशा से ज़्यादा हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स हमेशा से कम है। तो एक जो डेफिसिट आता है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो हमेशा से वहाँ पे रहा है। देन देयर इज अनदर डेफिसिट विच इज़ कॉल्ड अ फिस्कल डेफिसिट। अगर हम दोनों टर्म्स को मिला रहे हैं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड अ ट्विन डेफिसिट, तो हमारे ट्विन डेफिसिट हमेशा ज़्यादा रहे हैं। जो दूसरा डेफिसिट है विच इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, कि गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है, उसकी जो इनकम है, जो कि वो इनकम अपने टैक्सेस से लेती है, वो हमेशा से कम रही है। हमारा टैक्सेस का जो कलेक्शन है वो हमेशा शॉर्टफॉल रहा है। तो जो डेफिसिट आता है वो हमेशा लोन से पूरा होता है, कि हम IMF के पास जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के पास जाते हैं, दूसरे बैंक्स के पास जाते हैं, हम वहाँ से लोन लेते हैं। तो ये जो पूरा डेफिसिट है ना, हम वो लोन से पूरा करते हैं। तो जो हमारी इनकम है, जो एक्सपोर्ट्स करके हम डॉलर्स में इनकम कमा रहे हैं, वो जो डॉलर्स में इनकम आ रही है उसका जो मेजर चंक है ना वो इन्हीं जो लोन की रीपेमेंट्स में जा रहा है, क्योंकि हमारे पास और पैसे नहीं है जो हम उन रीपेमेंट्स के लिए दे सकें। तो हमारा आधा चंक वहाँ चला जाता है। उसके बाद हमारी इंपोर्ट्स तो हमें ज़रूरी है, हमें ऑयल चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो हमारा बाकी चंक वहाँ चला जाता है। उसके बाद भी हमें ज़रूरत होती है डॉलर्स की, तो हम उस डॉलर्स की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम और लोन लेते हैं। और एक किस्म का विशियस साइकिल है, इसके अंदर हम फंस के रह चुके हैं। जब जब ये चीज़ होती है हम डॉलर ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट अनटिल वी रीस्ट्रक्चर द होल थिंग। और रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो पाकिस्तान में काफ़ी मसले मसाइल आएंगे। और इसी रीस्ट्रक्चरिंग को दूर करने के लिए, इस रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ ना जाने के लिए जो भी गवर्नमेंट आती है वो शॉर्ट टर्म आके सोल्यूशंस लेती है। वो डॉलर को फिक्स कर देगी, कोई छोटी मोटी डील कर लेगी, IMF से लोन ले लेगी, लेकिन वो कभी भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि जो भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा वो काफ़ी शुरू में दर्दनाक होगा। और कोई भी गवर्नमेंट आके ये नहीं सोच सकती या कह सकती कि यार हम ये स्टेप्स लेंगे, बिकॉज उनको पता है कि 5 साल में उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। 5 साल के अंदर जो भी उन्होंने करना है, उन्हें पॉपुलर डिसीजन लेने हैं। वो डिसीजन लेने हैं जो कि जो भी उनके लोग हैं आसपास जिन्होंने उनको वोट दिया है, वो उनको
बता सकें भाई यू मेड द राइट चॉइस, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको बता सकें भाई यू मेड द मिस्टेक। तो हमारी कंट्री के अंदर ये जो लड़ाई है ना, ये चलती आ रही है और ये चलती रहेगी अनटिल और अनलेस कि वी फिक्स द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, कि हम कहें कि यार ये पूरा हमने रीस्ट्रक्चर करना है। पहले कुछ साल मुश्किल हो सकते हैं, उसके बाद वी माइट फिक्स इट, बट इट रीड्स रीस्ट्रक्चरिंग और दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ पेन। तो जब भी हम IMF के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं या फिर हमारे पास डॉलर्स कम हो गए हैं, तो जब भी हम IMF के पास जाते हैं तो हम वो एक किस्म के मरीज़ हैं जो कि कभी भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात नहीं करता। IMF जो एक डॉक्टर है वो कहता है कि भाई अपनी डाइट ठीक कर लो, अपनी एक्सरसाइज वगैरह किया करो, तो ये सब चीज़ें वो कहता है, लेकिन हम वो चीज़ों पर नहीं अमल करते। हम कहते हैं यार हमें शॉर्ट टर्म चीज़ें बताओ, हमें कोई डोज दे दो, कोई दवाई दे दो, कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे हमारी जो शॉर्ट टर्म मसले है ना, जो पेन है ना, वो चली जाए। तो IMF आके कोशिश करता है कि जो आपका जो डॉलर का इम्बैलेंस है उसको ख़त्म कर सके। उसके बाद आके कहता है अपनी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करो, टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं जो कि आस्ते आस्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स दिए थे, जिसकी वजह से जो इम्बैलेंस आया है, जो आपकी वैल्यू की जो गैप आ गया है, जो आपकी जो पैसे का गैप आ गया है, वो ज़्यादा आ गया, क्योंकि जो अमीर था उसको हमने टैक्स की छूट देकर उसको और अमीर कर दिया, जो गरीब था उस पर हमने डबल टैक्स लगा के उसको और गरीब कर दिया। तो ये इम्बैलेंस तो चलता रहेगा। तो IMF आके इसको इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वो हमें शराइत लगाता है कि आप अपने आप को इस तरह ठीक करो। हम उनकी बातें मानते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें वो आके हमारे थोड़े से डॉलर दे दें, हमारी किस्त दे दें, ताकि हमारी जो कंट्री में डिफ़ॉल्ट है हम पेमेंट्स वगैरह कर सकें। वो सिर्फ उसी बेस के ऊपर हम वो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती हैं उसको ठीक करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, हम उसकी तरफ कभी नहीं जाते। और हम बार बार वी वेंट देयर टू IMF ओवर 20 टाइम्स, जो कि इंडिया ने आज से 20-25 साल पहले जाना छोड़ दिया था। हम 20 से ऊपर दफ़ा उनके पास जा चुके हैं और बार बार जाके यही सेम प्रॉब्लम्स हैं। और IMF भी आके हल्का हल्का हमें ठीक करने की कोशिश करता है। जो चीज़ें हमें खुद करनी चाहिए वो IMF आके हमें ज़बरदस्ती करवाता है, लेकिन हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं और आगे जाके भी शायद यही रहें, अनलेस कि जो मैंने ऊपर बात की है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएँ। और कोई भी गवर्नमेंट आके ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेगी अनलेस के कोई 10-15 साल के लिए या फिक्स कर दें ये गवर्नमेंट आएगी, 15-20 साल के लिए यही गवर्नमेंट है, तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए। एंड नाउ आई होप कि आपको थोड़ी सी सेंस मिल गई होगी कि पाकिस्तान का रुपया डिप्रिशिएट होता क्यों है, हमें डॉलर्स क्यों चाहिए, सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कहाँ पे लाई करती हैं, क्योंकि जो सारे मसले मसाइल हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हैं। अगर जब तक ये चीज़ें हल नहीं होगी, हमारा डिप्रिसिएशन का मसला रहेगा, इन्फ्लेशन का मसला रहेगा, और ये सब मसले मसाइल रहेंगे। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि लोग कहते हैं कि जब आपकी पैसा रुपया जो डीवैल्यू होता है, जब उसकी वैल्यू लूज़ होती है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं। बिकॉज अगर एक चीज़ आपको $100 में मेरी थी, उसके बदले आप $250 दे रहे थे, अब आपको वही चीज़ देने के लिए $280 देना है, क्योंकि आपका पैसा डीवैल्यू हो चुका है। अब आपको ₹30 का फ़र्क आ गया। तो आप जब पहले $100 की कोई चीज़ थी वो 250 में ले रहे थे, अब आपको 280 देने पड़े हैं, तो आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो चीज़ आप 250 की बेच रहे थे अब आपको 280 की मिल रही है। तो देखा जाए तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है, राइट। बट ओवरऑल हो क्या रहा होता है कि हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स की, क्योंकि इंपोर्ट से कोई चीज़ें आएंगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बनेंगी जो कि हम कर सकते हैं। तो हमें ऐसा इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज अगर हमारा इंपोर्ट का बिल ज़्यादा हो जाता है और जो हमारा एक्सपोर्ट का बिल है, जो एक्सपोर्ट की जो हमारी इनकम है वो भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारी जो इंपोर्ट का बिल इतना ज़्यादा हो गया वो इसकी जो अर्निंग ज़्यादा हुई है उसको ऑफसेट नहीं कर सकता, तो उल्टा ही हमारे लिए नुकसान दिया है। तो हमारी कंट्री में जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है उसमें ये चीज़ कभी भी काम नहीं कर सकती, और वी नीड अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। और इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया था। अब जब आपको डिप्रिसिएशन और ये सारी करेंसी काम कैसे करती है समझ आ गया, तो अब आपको जाके समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप उन कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करते हैं जो कि डॉलर्स में कमा रही हैं, जैसे अगर मैं सिस्टम्स और नेटसोल जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी सारी इनकम डॉलर्स के अंदर है, लेकिन जो इनके एक्सपेंसेस है वो पाकिस्तानी रुपये के अंदर है, तो इनको डबल फ़ायदा हो रहा है। इनको अगर डॉलर बढ़ेगा या डॉलर अगर कम होगा या डिप्रिशिएट होगा तो इनको तब भी फ़ायदा हो रहा है। अगर इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे वैसे अपनी सर्विसेज बेच के ज़्यादा क्लाइंट्स लैंड करने के बाद, तो तब इनको फ़ायदा हो रहा है, तो इनको डबल फ़ायदा हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर ये 50-60 लाख इनका रेवेन्यू है अगेंस्ट सेम नंबर ऑफ डॉलर्स, अगर वो रुपया डिप्रिशिएट हो जाता है तो उनका 50-60 लाख का रेवेन्यू 70-80 लाख में चला जाएगा। बाय दे डिडंट डू एनीथिंग, वो उनका डॉलर अमाउंट वही सेम रही है, लेकिन आपका पैसा डिप्रिशिएट हो गया। तो अगर आपने, इट्स नॉट कोई बाय सेल कॉल नहीं है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये आपने अपने ऊपर लेना है, देखना है इन सब कंपनीज में एक अच्छी कंपनी कौन सी है, सिस्टम्स है, TRG है, नेटसोल है, जो भी कंपनीज हैं
जो भी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं आपने खुद देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है। उनके लिए आप इन भाइयों ये सारे भाई हैं, इन सबको देख लें, ये बेहतर फंडामेंटल एनालिसिस करके बता सकते हैं। मेरा काम है मैक्रो की स्टोरी बताना कि मैक्रो चीज़ें कैसे जा रही हैं, ताकि आप सब चीज़ों को कनेक्ट कर सकें और खुद देख सकें मैंने किस बंदे के पास जाकर क्या चीज़ सीखनी है। क्योंकि जब आपको मैक्रो स्टोरी, पूरे पाकिस्तान की स्टोरी, पूरी मनी, पूरी मैक्रो ग्लोबल इकॉनमी समझ आ गई है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके सीखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके करनी है। तो वो आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये भाई अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनसे ले लें, एडवाइसेस इनसे ले लें। इट्स नॉट अ बाय और सेल कॉल, एनीथिंग लाइक दैट, बट द मेन पॉइंट इज कि आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। एंड आई होप इस वीडियो के बाद समझ आ गई होगी। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि पाकिस्तान का रुपया डिप्रिशिएट क्यों होता है। क्योंकि डिप्रिशिएट होना इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, अप्रिशिएट होना इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। आपको प्रॉपर इसका बैलेंस समझ आना ज़रूरी है। डॉलर्स क्यों चाहिए, उसके अगेंस्ट जाके कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमको देख सकते हैं, बिकॉज इनको समझ लें तो हम इन्वेस्टमेंट्स को स्पॉट कर सकते हैं। तो आई होप इट हेल्प्स यू। आई गेस आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दुआओं में याद रखिएगा।